नमस्कार। अपना घर होना ये एक सपना है जो शायद हम सब दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस विश्लेषण पर बात कर रहे हैं, भारत का रियल एस्टेट, अमीरों का खेल, वो इस सपने की एक थोड़ी अलग तस्वीर दिखाता है। अलग और शायद ज्यादा जटिल तस्वीर। जी। ये बताता है कि कैसे भारत का रियल एस्टेट मार्केट, खासकर बड़े शहरों वाला, वो अब जरूरत से ज्यादा अमीर निवेशकों के लिए एक लग्जरी प्लेग्राउंड जैसा बन गया है। और इसका असर सीधा आम खरीदार पर पड़ रहा है। घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, बहुत मुश्किल। तो ये हुआ कैसे? मतलब ये रियल एस्टेट सिर्फ छत न रहकर एक लग्जरी इन्वेस्टमेंट कैसे बन गया? शायद कीमतों की वजह से जो आसमान छू रही हैं। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा कारण है। पिछले बस 5 सालों में ही आप देखिए, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें कहीं 40%, कहीं तो 100% तक बढ़ गई हैं। 100%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, जैसे मुंबई में जो 2 BHK फ्लैट शायद 2020 में कोई 1.25 करोड़ का सोचता था, वो आज 2 करोड़ के पार है। 2.1 करोड़ तक। और नोएडा जैसे इलाकों में भी यही हाल है। जी, नोएडा में भी जो फ्लैट 60 लाख का था, अब वो 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। तो उछाल जबरदस्त है। और इसका एक असर ये भी दिख रहा है कि बिल्डर्स वो अब शायद आम आदमी के बजट वाले घर बनाने में कम इंटरेस्टेड हैं। सही कहा, फोकस बदल गया है। बिल्डर्स अब अफोर्डेबल हाउसिंग की जगह हाई मार्जिन वाले, मतलब ज्यादा मुनाफे वाले लग्जरी अपार्टमेंट्स, पेंट हाउस, इन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उनमें 60% से ज्यादा प्रीमियम कैटेगरी के हैं। तो साफ है, मकान अब रहने की जगह से ज्यादा एक तरह से निवेश का जरिया बन गए हैं। तो सवाल ये है कि ये इतने महंगे घर ये खरीद कौन रहा है? कौन है ये खरीदार? देखिए, बड़े खरीदार तो अमीर निवेशक हैं, मतलब HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इनमें भारतीय भी हैं और NRIs भी काफी संख्या में है। और ये लोग क्या एक एक फ्लैट लेते हैं या? नहीं, अक्सर कई कई फ्लैट्स खरीदते हैं, सिर्फ निवेश के लिए या फिर किराया कमाने के लिए। फिर सेलिब्रिटीज हैं, खिलाड़ी हैं, ये भी लग्जरी मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में। और इसमें बाहर का पैसा, विदेशी निवेश, वो भी आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बड़े विदेशी निवेशक और प्राइवेट इक्विटी फंड्स, वो भी भारतीय रियल एस्टेट में भारी पैसा लगा रहे हैं। और उनका फोकस भी अक्सर बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स पर ही होता है। तो इस सब में आम आदमी कहाँ है? जिसकी महीने की तनख्वाह 50,000, 1 लाख है, उसके लिए क्या बचा है? शायद इसीलिए लोग कहते हैं रेंट पे रह लो, EMI तो अफोर्ड ही नहीं होती। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। आमदनी और प्रॉपर्टी की कीमतों में फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक औसत नौकरी पेशा व्यक्ति, मान लीजिए 50,000 से 1 लाख महीना कमा रहा है, उसकी होम लोन की एलिजिबिलिटी ही अक्सर 35-40 लाख के आसपास होती है। और इतने में तो अब शहरों में ढंग का घर मिलना बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ या उससे ऊपर ही जाते हैं दाम। तो वो गैप बहुत बड़ा है। और लोन लेना भी तो अब आसान नहीं रहा, ब्याज दरें भी तो बढ़ी हैं। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। ब्याज दरें बढ़कर करीब 9% तक पहुंच गई थी 2024 में। इससे EMI सीधे 30-40% तक बढ़ गई। और फिर डाउन पेमेंट का मसला, 20-30 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा करना, ये भी एक औसत परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो नतीजा क्या है? लोग घर खरीद नहीं पा रहे, इसलिए किराए के घरों की मांग बढ़ रही है। और जब मांग बढ़ती है तो किराए भी बढ़ते हैं। दिल्ली NCR जैसे इलाकों में तो सुनने में आ रहा है कि 2 BHK का किराया 25,000 से 40,000 रुपए महीने तक पहुंच गया है। हाँ, ये 30 से 60% तक की बढ़ोतरी है किराए में। तो ऐसे में सरकारी नीतियां कहाँ हैं? उनका क्या रोल है? क्या वो मदद कर पा रही हैं या कहीं वो भी इस स्थिति को अमीरों के हक में तो नहीं बना रही? ये एक अहम सवाल है। विश्लेषण इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या मौजूदा नीतियां, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना PMA, जिसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, और जो बिल्डर लॉबी का प्रभाव है, कहीं ये सब मिलकर अमीर निवेशकों को ज्यादा फायदा तो नहीं पहुंचा रहे? और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बजट का क्या? उसमें भी कुछ कमी आई है? हाँ, किफायती आवास के लिए बजट आवंटन में कमी देखी गई है। 2024-25 में ये करीब 79,000 करोड़ था। एक और चीज है REITs,
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। हाँ, रीट्स, वो क्या है? क्या वो आम निवेशक के लिए कोई रास्ता है? देखिए, ये एक तरीका है जिससे आम निवेशक भी रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं बिना पूरी प्रॉपर्टी खरीदे। आप एक तरह से बड़ी प्रॉपर्टीज में छोटा हिस्सा खरीदते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न अक्सर डिविडेंड पर निर्भर करता है, जो शायद सीधी प्रॉपर्टी खरीदने जितने आकर्षक न लगे कुछ लोगों को। और इसमें निवेश करने के लिए डीमार्ट अकाउंट वगैरह चाहिए होता है, तो कुछ लोगों को एंट्री थोड़ी मुश्किल लग सकती है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि एक तरफ लोग घर के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों घर खाली पड़े हैं। ये कैसे हो रहा है? ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में देश भर में करीब 1.1 करोड़ घर खाली पड़े थे। 1 करोड़ 10 लाख? जी, इनमें से ज्यादातर निवेशकों ने खरीदे हुए हैं, जो या तो किराए पर चढ़ाने का सही वक्त देख रहे हैं या फिर कीमतें और बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं ताकि बेच सकें। और आम खरीदार, उसे तो कई बार पोजीशन ही टाइम पे नहीं मिलता। हाँ, प्रोजेक्ट में देरी एक और बड़ी समस्या है। आम खरीदारों को सालों इंतजार करना पड़ता है। जैसे पुणे का एक मामला सामने आया था, जहां 2020 में बुक किए फ्लैट का कब्जा 2025 तक मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो ये तो वाकई एक अमीर बनाम आम आदमी का खेल ही लग रहा है। अमीरों के लिए बल्क डील्स हैं, टैक्स प्लानिंग के तरीके हैं, किराए से कमाई है, कैपिटल गेन्स हैं। सही, और शायद जमीन हासिल करना भी उनके लिए आसान हो, जबकि आम आदमी के सामने क्या है? ईएमआई का जाल, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी का डर, पोजेशन में देरी, तरह तरह के छिपे हुए चार्जेस और सबसे बड़ी बात, खरीदने की क्षमता ही नहीं है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ये विश्लेषक यही दिखा रहे हैं कि भारतीय रियल एस्टेट बाजार, जो एक बुनियादी जरूरत पूरी करने वाला सेक्टर होना चाहिए था, वो अब कहीं ज्यादा अमीरों के लिए निवेश का एक मैदान बन गया है। बिल्कुल, और निचोड़ यही है कि जब तक नीतियां बनाने में आम आदमी की जरूरतों को सबसे ऊपर नहीं रखा जाता, अपना घर का सपना बहुत से लोगों के लिए सपना ही रह जाएगा। एक जगह कहा भी गया है इसमें कि घर वो जगह है जहां दिल बसता है, लेकिन आज के दौर में वो जगह सिर्फ वो पा सकता है जिसके पास करोड़ों हो। ये बात सोचने पर मजबूर करती है, और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सिर्फ सरकारी नीतियों में बदलाव काफी होगा इस खेल को बदलने के लिए, या फिर इसके लिए समाज और अर्थव्यवस्था के स्तर पर कहीं ज्यादा गहरे बुनियादी बदलावों की जरूरत है?